चलेंगे, देखिए मूल भर स्वतंत्रता है, ठीक है। सबसे पहले बात के 19 के, ठीक है, कौ में आपको कुछ मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई है, ठीक है, जो कि कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का, 6 प्रकार के, ठीक है। इसमें 7वां प्रकार का भी था, 7 नंबर का कौन था इसमें, जो 7वां प्रकार का था लेकिन 6 नंबर पे था वो, ठीक है। क्या बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, किसमें था 19 का, सेकंड अधिकार था, एफ। एफ में था, ठीक है, 19 के एफ में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 19 का क या फिर 19 का ए में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आएगा, ठीक है, इसी में आ जाए, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, देखिए इसको याद करने का तरीका है, सबसे पहले आप क्या बनेंगे, वाक का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देंगे, स्पीच देंगे, स्पीच को सुनने के लिए क्या आएंगे, सभा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो सभा की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पे सम्मेलन होगा, तो 19 के क्रम में शांतिपूर्ण निरायुध, निरायुध का मतलब क्या है, बिना किसी हथियार के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिना किसी हथियार के। लेकिन इनमें सिख का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, वो लोग नहीं रखते, सिख जो लोग रहते हैं वो इसमें शामिल नहीं होता, वो भी हथियार ही है, लेकिन उनका धार्मिक अधिकार है, इसलिए वो इसमें नहीं शामिल होता है। तो बैंक में जब कभी भी आप प्रवेश करेंगे तो बिना हथियार के जाना है, लेकिन उसमें लिखा रहेगा सिख लोग जो है अपना, क्या बोलते हैं उसको यार, भूल रहा हूं मैं, छोटा सा नहीं होता है, वो लेकर जा सकते हैं, ठीक है, वो हथियार में नहीं आता। कृपाण होता है, सीखो। कृपान, हाँ बिल्कुल, कृपान इसमें शामिल नहीं होता, ध्यान रखेंगे। तो आपने पहले भाषण दिया, भाषण देने के लिए लोग जो आए थे शांतिपूर्ण आपके भाषण को, सम्मेलन को सुना। उसके बाद जब आपके भाषण से लोग प्रभावित होकर क्या करेंगे, 19 के ग मतलब सी में संगम या फिर संघ बनाएंगे, ठीक है। संगम या संघ बना लेंगे तो क्या करेंगे, भारत के विभिन्न राज्य क्षेत्रों में स्वतंत्र आवाज संचरण का अधिकार जो है, ठीक है, गांव में है। फिर वहां पे जब जाएंगे तो एक जगह ऐसा समय आएगा, लोग क्या करेंगे, वहां पे बस जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। तो मतलब किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता इसमें है। जब बस जाएंगे और क्या बोलते हैं, उनको जब एक जगह रहने की जब स्वतंत्रता जब उनको मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है उनके खर्च होंगे, तो उनके लिए उनके पास क्या है, उपजीविका का अधिकार है, ठीक है, उपजीविका का अधिकार है। लेकिन ये उपजीविका का अधिकार है तो कुछ भी उपजीविका करने का अधिकार आपके पास नहीं है, ठीक है। इसमें आप वैसे चीजों का व्यापार नहीं कर सकते जो कि राज्य के द्वारा बंद किया गया, जैसे शराब हो गया, हथियार हो गया, ड्रग्स हो गया, ये सब राज्यों के द्वारा प्रतिबंधित है। तो उन सब छोड़ कर जो वैलिड उपजीविका है, ऐसे उपजीविका का अधिकार कहने का मतलब ये नहीं कुछ भी बेचेंगे, ठीक है, मेरा व्यापार है ये, ठीक है। वैसे चीजों को नहीं बेच सकते जो कि प्रतिबंधित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाषण देंगे, वाक्य एवं व्यक्ति, भाषण देंगे तो क्या होगा, किसको भाषण देंगे, अगर कोई नहीं रहेगा सामने तो बोलेंगे तो लोग पागल समझेगा ना, सभा के सामने भाषण देंगे, ठीक है। उसके बाद जब भाषण जब देंगे तो क्या करेंगे, भाषण से आपसे लोग प्रभावित होंगे, वही लोग क्या करेंगे, संघ बनाएंगे, ठीक है। संघ बनाएंगे तो क्या होगा, भारत संघ बनाएंगे तो फिर उसके साथ संघ को आवाज संचरण का अधिकार भी मिलेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य। उसके बाद क्या होंगे, कहीं पे जाके मतलब क्या करेंगे, अपना एक जगह पे निवास करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है, सच लाइक ऑफिस समझ लीजिए, ठीक है, संघ का ऑफिस कहीं पे एक जगह फिक्स होगा। उसके बाद उनके खर्चा के लिए क्या होगा, उनके उपजीविका का भी अधिकार होगा, व्यापार या फिर कारोबार करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार का अधिकार है, ठीक है। इस अधिकार को इमरजेंसी के दौरान कौन सा आर्टिकल इसको प्रतिबंधित कर देता है, इसको प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा आर्टिकल्स काम करता है इमरजेंसी के दौरान, 356 356, डंटा का है डंटा, 358, बाकी के लिए, 359। बाकी के लिए 359, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कौन सा नहीं समाप्त होगा, तो 20 और 21 नहीं समाप्त होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलें, कौन सी स्वतंत्रता अन्य स्वतंत्रताओं को जननी कहा जाता है, बताइए, ठीक है, ठीक है। वाक स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रता का जननी कहा है, किसने कहा था, वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है, किसने कहा था, न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने, ठीक है। संचरण के अधिकार के मतलब कितने आयाम है, ठीक है, 3 आयाम है। सबसे पहले कौन कौन आयाम है, तो देश के भीतर संचरण का अधिकार है, देश के बाहर संचरण का अधिकार है, और देश में वापस आने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि विदेश गए तो फिर भारत सरकार बोले नहीं नहीं उधर ही रहो, ठीक है, वापस नहीं आना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो 3 प्रकार के अधिकार है, पहले देश के भीतर संचरण करने का अधिकार है और देश के बाहर संचरण करने का अधिकार है। तो भाई साहब देश के बाहर मान लीजिए आपका मन क्या, मालदीव घूमने जाए, ठीक है, मत जाइएगा, ठीक है। तो फिर वहां से वापस भी तो आएंगे, कि बोलेगा मालदीव में रहो, तो वापस आने का भी अधिकार है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए कभी कभी बाहर देखेगा, विदेशों में देखिएगा, लोगों के साथ मतलब कुछ हो जाता है, सामान चोरी हो गया, पासपोर्ट चोरी हो गया, तो भारत सरकार पूरा प्रबंध करती है किसी भी तरह से इनको भारत वापस लाया जाए। किसी भी तरह की दुर्घटना घट जाती है तो देखते हैं बहुत सारा भारत सरकार मिशन वगैरह संचालित करती है। तो आपका फंडामेंटल राइट है, तो भाई साहब आ गए, फंस गए, अब हमको वापस भी तो जाना है। तो ऐसी प्रक्रिया में विशेष परिस्थिति में भारत सरकार अपना विमान वगैरह तक भेजती है। नहीं, आपने कोविड के समय देखा, देखा ना कोविड के समय, या फिर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, या फिर मतलब यहाँ पे चला था, कौन सा चला था यहाँ पे, यहाँ पे यूक्रेन में, कौन सा चला था यूक्रेन में, ऑपरेशन गंगा,
ठीक है, दूंगा। देखे रहे मुझे सारे लोगों को वापस लाए, तो ये एक तरह का फंडामेंटल राइट है, इसको देश वापस आने का अधिकार है। किस बात के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया था? किस बात के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया था? ठीक है, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश बाद में। ठीक है, रट लीजिए इसको। अब आते हैं वाक एवं, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बहुत सारे मूल अधिकार दिए जाते हैं। देखिए, सारे अधिकारों की जननी कहा जाता है वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार का। सारे अधिकार का प्रयोग तब भी करेंगे जब आपको बहुत सारे मतलब वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता आते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता आता है, वाणिज्यिक भाषा की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता आता है। जैसे देखिए, अगर आप मतलब इसी वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आप जो व्यापार करते हैं उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट है। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो मेरा फंडामेंटल राइट है, किसके साथ मिला? 19 के ए में है। ठीक है, चुप रहने का भी अधिकार है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपको बोलने की आजादी है तो आपको पास चुप रहने के अधिकार भी है। ठीक है, मतलब आपसे कोई प्रश्न कर रहा है तो आप उसका जवाब दे या ना दे, वो आपके ऊपर जिम्मेवारी है। ठीक है, सूचना का अधिकार भी है इसमें, जानने का भी अधिकार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या है? जानने का भी अधिकार है। साथ में विदेश जाने का अधिकार है। ठीक है, विदेश जाने का, इसका अधिकार का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जानने का अधिकार कहाँ पे आप लोग प्रयोग करते हैं इसका? आरटीआई वाले में। तो सूचना का अधिकार होता है। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो बोलते किस जुर्म में आप हमें गिरफ्तार करें, बताइए जरा। ठीक है, तो वहां पे जानने का अधिकार का प्रयोग होता है। ठीक है, वारंट है क्या? ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो कौन सा अधिकार है? जानने का अधिकार है। ठीक है, आप चलेंगे आगे। ठीक है, राज्य किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है? भारत की प्रभुता और अखंडता के, लोक व्यवस्था, भाई साहब पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है, मान लीजिए किसी विपक्ष का कोई पार्टी का नेता, कहाँ पे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, अब वो चाह रहा है वहां पे जब हम लंबा चौड़ा भाषण दे, अपने 19A का प्रयोग करे, तो भाई साहब क्या होगा? उनके भाषण देने से वहां का माहौल खराब हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए लोक व्यवस्था के आधार पर उनको रोक दिया जाता है। कभी कभी देखिएगा कोई नेता जाते रहता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो उसको बोलते हैं लोक व्यवस्था के आधार पर 19A पे प्रतिबंध लगा देना, मतलब उन्हें वाक्य एवं स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा देना। राज्य की सुरक्षा की मामला हो, न्यायालय की अवमान हो, न्यायालय के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, ध्यान रखें। मानहानि, ठीक है, इन सब पे मतलब मानहानि, आपको बोलने का अधिकार है तो किसी व्यक्ति को गाली नहीं दे सकते हैं, उनका अपमान नहीं कर सकते हैं, ये सब पे मतलब 19A के तहत ये आधार है जो कि 19A को मतलब प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, अब आते किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 19A के, ठीक है, 6 के तहत एक मूल अधिकार है। ठीक है, तो किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना? ठीक है, 19A के 6 का मतलब क्या होगा? जी। ठीक है, जी में है ना, जी में क्या है ना, यहाँ पे जी में कौन सा है? वृत्ति उजाबका का अधिकार है ना 6 में। तो बोला सब भाई साहब देखो, सड़क के किनारे मतलब क्या कर सकते हैं? फुटपाथ पे मतलब क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। मूल अधिकारी सोहन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 में क्या हुआ था? तो नगर पालिका ने मतलब बहुत सारे दुकान को तोड़ फोड़ के उखाड़ वगैरह को फेंक दिया था, कुछ लोगों ने केस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नगर न्यायपालिका ने सोहन सिंह को मतलब इसमें बोला से भाई साहब कर सकता है व्यापार, क्या है एक तरह का मतलब मूल अधिकार है। अभी भी देखते हुए कभी कभी पुलिस जो होती है ना अधिग्रहण को हटाती है, नहीं रोड की साइड में। रोड के साइड में। ठीक है, भारतीय संविधान का द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, तो सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, कार्य के बाद की अवधि से संरक्षण है, दोहरे संकट से संरक्षण है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से मतलब संरक्षण है, मतलब अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, दोहरे दंड उससे भी संरक्षण है, कार्य के बाद की अवधि से संरक्षण है, सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध से भी मतलब संरक्षण दिया गया है। दोहरे दंड का क्या आशय है? किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? दोहरा दंड। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो प्राण का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व है, जीवित रहना नहीं है, बल्कि उनके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। मतलब मनुष्य तो जिंदा है ही, अरे मनुष्य सबसे बड़ा सामाजिक प्राणी है, पशु भी जिंदा है, मनुष्य भी जिंदा है, तो केवल मतलब जिंदा ही रहना ही प्राणों दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। जीवन कैसी होनी चाहिए? तो जीएम गरिमापूर्ण होनी चाहिए। कैसी होना चाहिए? गरिमापूर्ण होनी चाहिए।
जीवन कैसे होनी चाहिए? तो जीवन हमेशा गरिमापूर्ण, मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता का मनुष्य की वो सभी दैहिक स्वतंत्रता आती है जो पहले से अनुच्छेद 19 में सम्मिलित है, ठीक है। तो जीवन गरिमापूर्ण होनी चाहिए, आप सम्मान पूर्वक जीवन जिए, आपको कोई अपमान न करे, ठीक है, आप भाषण दे सके, आप क्या बोलते हैं, आपको बोलने की आजादी हो, सब होता है, ठीक है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। केवल ऐसा नहीं कि आप केवल जिंदा है तो वही जिंदगी, नहीं, जीवन कैसी होनी चाहिए? गरिमापूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों का वन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। कौन सा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ठीक है। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। थोड़ा देर में ना गुड आफ्टरनून हो जाएगा, ठीक है। किसी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 में प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी सम्मिलित किया। किसमें किया? एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 की मतलब क्या क्या याचिका पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कहा गया तो भाई साहब सर्वोच्च न्यायालय एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 के प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी सम्मिलित किया। आप केवल यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब केवल गरिमापूर्ण जीवन जीने का पास मनुष्य के पास ये अधिकार है। अब एक हाल फिलहाल मध्य प्रदेश का कोई केस था कि छोटा सा डॉगी जो था रोड पे चल रहा था, एक ने उठा के उसको नदी में जाके डाल दिया, मतलब पुल से फेंक दिया उसको। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, 1 साल पहले का वीडियो, 1-1.5 साल पहले का। कुत्ता चल रहा है, उसको जाके उसको हार्म कर रहा है, बिना मतलब का उसको मार दिए। तो ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, मतलब एनिमल्स को भी जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। और भारतीय संविधान के आप जाओगे डीपीएसपी में जाओगे तो वहां पर भी पशु के संरक्षण की बात कही जाती है, ठीक है। आर्टिकल्स की बात करेंगे कितने नंबर का? तो 48 में है ना, पशुओं का संरक्षण। इसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं माने, बहुत सारे लोग ने हाथी दांत का, ठीक है, पशु के छाल का, इस सब का व्यापार करने लगे। तो संसद को अधिनियम बनाया लगा, पशु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, जिसमें गैर कानूनी है सजा का प्रावधान रखा गया 1900, अरे बोलिए, 72 में, ठीक है। कब आया था? 72 में। उससे बाद भी बात नहीं बना तो टोटल पशु के अलावा भी विभिन्न विभिन्न पशुओं के अलग अलग लेकर आना पड़ा। जैसे टाइगर के लेकर आना पड़ा 1973 में, ठीक है। एलिफेंट को लेकर आना 1992 में। सब में मतलब दंड का प्रावधान किया गया है। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 की याचिका में ये कहा गया भाई साहब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है, जीवन का सुरक्षा का अधिकार किसके पास है? एनिमल्स को भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 के अंतर्गत किस प्रकार की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया? 2 प्रकार की गिरफ्तारी। कौन कौन है 2 प्रकार की गिरफ्तारी? सामान्य दंडिक विधि के अधीन, निवारक निरोध विधि के अधीन, दोनों प्रकार की गिरफ्तारी है। इस विधि के अधीन अगर गिरफ्तारी होगा ना तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करने की जरूरत नहीं होती, बंदी बना के रखा जा सकता है। मैक्सिमम कितने दिन तक आपको रखा जा सकता है निरोध करके, बंदी बना के? 3 महीने तक। कितने तक? सब भूल गए आप लोग क्या? बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। 3 महीने तक है, ठीक है। अनुच्छेद 22 का संरक्षण किसे नहीं मिल पाता? तो किसे नहीं मिलता है? तो अंतर्देशीय शत्रु, ठीक है, अन्य देशी शत्रु और निवारक निरोध की विधि के अधीन विरुद्ध, ठीक है। अब निवारक निरोध के विधि के अधीन विरुद्ध होगा अनुच्छेद 22 का संरक्षण नहीं मिल पाता। अब नहीं बोलोगे भाई साहब हमको क्या है, तो मतलब हमको 24 घंटे के अंदर में न्यायालय में पेश वगैरह करो, तो उसमें संरक्षण नहीं मिलता, 3 महीने तक कैद रहेंगे, ठीक है। अब आते भारतीय संविधान के किस समय निवारक निरोध की व्यवस्था लागू की जाती है? कब? निवारक निरोध कानून की व्यवस्था आपात की स्थिति में भी और शांति दोनों के समय में भी, ठीक है। बहुत सारे नेताओं वगैरह को मतलब घर, इसमें कभी गिरफ्तार करके ऐसा नहीं कि किसी विशेष जगह पे जेल में बंद किया जाता है, घर में भी आपको कैद करके रखा जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर वाला, मतलब जो वहाँ जम्मू कश्मीर अधिग्रहण बिल पेश किया गया 370 जब हटाया गया तो बहुत सारे नेता जो थे जम्मू कश्मीर को घर में ही कैद कर लिया गया। घर में कैसे कैद कर लिया? देखिए इसमें क्या क्या, इंटरनेट को कट कर दिया, घर के बाहर आर्मी को बैठा दिया, तो आपका सारा अनुच्छेद, आपका सारा अधिकार तो चला गया। आवास संरक्षण करने का अधिकार चल गया, इंटरनेट का सुविधा आप नहीं ले सकते हैं। आज इंटरनेट का सुविधा नहीं ले सकते तो आपका तो 19 का ए भी तो गया। अरे इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, अपने अपने चीजों को एक्सप्रेस तो करते हैं ना, आप लिखते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बोलने के लिए ऐसा नहीं कि भाषण मुंह से ही बोलना है, ठीक है, लिख के भी बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है। तो 19 का ए उसमें भी आता है, तो मीडिया वगैरह आ जाता है इसमें, तो सारा अधिकार चला जाता है, ठीक है। भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? रीजन क्या है? देश की एकता, अखंडता और समाज विरोधी तथा सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाले तत्वों पर नियंत्रित करना, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का 4 तथा 5 के अधीन निवारक निरोध के गिरफ्तारी व्यक्ति के संबंध में क्या किए जाने का प्रावधान है?
तो सबसे पहले इसके अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने तक निरुद्ध किया जा सकता है, मतलब उसको कैद करके रख सकते हैं 3 महीने तक। 3 महीने से ज्यादा भी कैद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कमीशन बनाना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो मतलब कोर्ट के आदेश पे ना सर फिर। हाँ तो नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं कोर्ट का आदेश, ठीक है, ध्यान में रखें। कोर्ट का आदेश जब निकालेंगे तब तो आदमी पता ही चल जाएगा, भाग जाएगा वो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कोर्ट के आदेश पे, ऐसे भी ठीक है, बाद में कोर्ट का आदेश भी आ सकता है। इसमें यह भी होता है ना, अपराध करने से रोकना। अपराध करने से रोकने के लिए पूरा प्लान बनाएंगे कोर्ट उट से, मतलब वो निकालेंगे तब तो पता वो आदमी सचेत हो जाएगा, ठीक है। निवारक निरोध कानून का मतलब ये निवारक, निवारक का मतलब क्या करना, निरोध मतलब रोकना, मतलब किसी को जुर्म करने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपने जुर्म कर दिया तो आप तो सीधा गिरफ्तार होगे ना, तो उससे पहले ही रोक दिया जाता है, भाई साहब आप ये मत करो। अब गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी करने का आधार बताया जाए, भाई साहब को इसी आधार पर गिरफ्तार किए हैं। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभियोजन करने का अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है, तीनों प्रकार का होता है। आप चलेंगे, निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के किन दशाओं में 3 माह से अधिक तक निरुद्ध किया जा सकता है। ध्यान रखिए, यही मैं बताने चले, एक सलाहकार बोर्ड बनाना पड़ेगा। मैक्सिमम कितने महीना तक रखोगे आप? 3 महीने तक। 3 महीना तक, ठीक है। एक आया था बहुत दिन पहले, इस कानून का बड़ा निंदा होता है, इस कानून के रॉलेट एक्ट से तुलना करते हैं। रॉलेट एक्ट में भी मतलब इसी तरह का कुछ प्रावधान था, लेकिन उसमें कितने साल तक गिरफ्तार करके रख सकते थे बिना वकील वगैरह मतलब बिना कानून की उससे, मतलब वकील वगैरह का इससे सहायता लेने का प्रावधान है। 2 साल तक रख सकते थे, कितने साल तक? 2 साल। रॉलेट एक्ट में 2 2 साल साल। तक, ठीक है, समझे, केवल शक के आधार पे। इसमें 3 महीने तक है। 3 महीने से ज्यादा तक रखेंगे तो सलाहकार बोर्ड की राय में निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रॉलेट एक्ट मुख्य में न्यायाधीश समय का सीमा है प्रावधान क्या नहीं है। सर? क्या? रॉलेट एक्ट में समय सीमा भी है क्या? हाँ बिल्कुल, 2 साल तक बिना किसी शक के आधार पे आपको गिरफ्तार करके रॉलेट एक्ट में रखा जा सकता था, ठीक है। इसमें आप वकील का भी सहायता नहीं ले सकते, आपके ऊपर कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं चलेगी। सर सरकार के इसमें नगर में आप दोषी है तो 2 साल तक। सर आप इसमें बता रहे थे इसमें 3 मंथ में मतलब ये नहीं ले सकता सलाह वकील वकील से इसमें? ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मतलब रॉलेट सामने एक्ट वाला अगर में कोई भी, रॉलेट एक्ट में से मतलब खुद को बेगुनाही साबित नहीं कर सकते थे 2 साल तक। नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ठीक है। वो इसमें अंग्रेज आप का सलाह शासन लोगे, था। लेकिन इसमें सलाह लोगे तो बस वही कहा जाएगा कि भाई साहब देखो से ये व्यक्ति जो है समाज के लिए खतरा है, ठीक है, तो हम्म मैक्सिमम 3 महीना तक तो आपको कैद तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर बहुत ही जटिल मुद्दा है तो 3 महीने से ज्यादा भी आप रह सकते हैं। इसको हम्म। नजरबंद करके रखा जाता है, नहीं नजरबंद करना, ठीक है। Yes. अब आगे तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने का अतिलंघित करता है? 23 न सर। 23 में शोषण है ना, ठीक है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कारखानों में आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? 24 में था बच्चों को 24 काम में। बाल करा। संरक्षण 14 साल बाल संरक्षण आयोग से अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। 2005 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 2007 में। 2007 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, पहले अधिनियम 5 में है, 7 में इसको सर गठन किया गया है। ठीक है। यदि राज्य दुर्भिक्ष के समय न्यूनतम मजदूरी को कम देता तो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा? 23 में। आर्टिकल 23 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किस प्रकार का आदेश बाल श्रम के अंतर्गत नहीं आता? देश की रक्षा में सेना के भर्ती में अनिवार्य भर्ती। किस प्रकार का आदेश बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आता? बलात् श्रम मतलब बेगारी करवाना बिना पैसा का। तो अगर देश की रक्षा के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती अगर करने का आह्वान किया जाएगा तो बलात् श्रम नहीं है। कठिन परिस्थितियों में अगर आप पुलिस की सहायता करते तो वो भी बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आता है। या फिर देश में कोई आपदा आ जाए, विपदा आ जाए, वैसे समय में सरकार बोले जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो ऐसे कंडीशन में सरकार के पास मैन पावर की कमी है तो लोगों से आह्वान किया जाएगा कि भाई साहब आप लोग मदद कीजिए, तो वह बलात् श्रम नहीं, क्योंकि उसको मदद के लिए आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो बलात् श्रम में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, कठोर श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता। कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता? तो बंदी को कठिन कारावास के दंड कठोर श्रम कराया जाना, ठीक है। अब जो बंदी जो है, जो जेल में जो बंद है, उनसे कभी कभी पत्थर वगैरह तोड़वाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो वो जो कार्य जब उनसे करवाया जाएगा ना, तो वो आपका बेगारी के श्रेणी में नहीं आता। हालांकि जेल में उनको भी पैसा मिलता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कितने वर्ष में कम बालकों का नियोजन का प्रतिषेध करता है? 14 14 साल वर्ष से में कम, ठीक है, कम ध्यान वाले रखेंगे। बालकों के नियोजन से संबंधित अधिनियम, सबसे पहले बालक नियोजन अधिनियम 1938 में आया था। बालक श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 में आया, ठीक है। फिर कारखाना अधिनियम की बात करें 1948 में आता, आजादी के बाद पहला था ये।
खान हाँ अधिनियम 1953 में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। शिशु अधिनियम जो आता है 1966 में आता है। सारे के सारे संसद के द्वारा बनाए गए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य तथा व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध प्राप्त है? राज्य आर्टिकल के विरुद्ध भी 46 और व्यक्तियों के विरुद्ध भी, ठीक है। 23 मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत कौन सा है? दास प्रथा। कौन सा है? दास प्रथा, दास ठीक है। प्रथा। अब दास प्रथा में क्या क्या बेगार अथवा बलात्कार आ जाएगा। मनुष्य का वस्तुओं की भौतिक क्रय विक्रय करना, ठीक है, मतलब ट्रैफिकिंग करना, मनुष्य को बेचना खरीदना, या फिर उसके ऑर्गेन्स को बेचना खरीदना। बंधुआ मजदूरी भी आता है, 1976 में समाप्त कर दिया गया था। स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार करना, देवदासी, ठीक है। देवदासी की परंपरा जो थी मंदिरों में, उसको भी मतलब बलात् श्रम के अंतर्गत ही शामिल किया गया, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत शामिल किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंड विहित करने का शक्ति प्रदान किया गया है? 23 में आर्टिकल 23 के तहत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, ठीक है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1976 में 1976 में, ठीक है। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में 1986 में, ठीक है। ध्यान रखें कब? 1986 में, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पे अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है? तो धर्म का प्रचार करने का अधिकार भी है। सिखों के सिखों को कृपाण कृपान धारण करने और रखने का अधिकार है। मैं अभी बोला ना, कृपान कृपान क्या होता है? हथियार होता है। आराम से किसी व्यक्ति की कहानी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन वो हथियार के मतलब श्रेणी में वो नहीं होता है, चक्कू के क्योंकि उनका टाइप का धार्मिक होता है अधिकार है। जैसे क्या? चक्कू जो चक्कू से होता थोड़ा, है शायद। चक्कू से थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है। हसुआ देखे हुए गाँव देहात में घास काटने के लिए होता है, वैसा ही हसुआ मुड़ा हुआ या रहता है वो। कचिया बोलते हैं उसको। हमारे इधर तो हसुआ ही बोलते हैं, ठीक है। इधर तो वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हसुआ ही बोलते जैसे घास काटा जाता है। हाँ वो इधर चक्कू हम तो लोग सीधा इधर होता है ना, वो कचिया थोड़ा बोलते मुड़ा हैं। हुआ रहता है, ठीक है। तो वो मुड़ा मतलब हुआ उसको लेकर कृपान को धारण करके सब जा सकते हैं। एयरपोर्ट में भी जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। सर गला में बैंक में लटकाएगा भी जा सकते हैं। गला में नहीं लटकाते, वो कमर में होता है वो, ठीक है। ध्यान में, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सब जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात संविधान के किस अनुच्छेद में है? 25 आर्टिकल 25। राज्य द्वारा किसके अर्जन से अनुच्छेद 25 या 26 का उल्लंघन नहीं होगा? मस्जिद ठीक है, तो मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि के उपासना स्थलों के अर्जन से, ठीक है, 25 और 26 का उल्लंघन नहीं होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों का प्रबंध किया गया है? 26 में आर्टिकल 26। 26 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगामी किसी वर्ष धर्म की उन्नति के लिए वे किए गए हो? 27 ठीक है, में अगर आप किसी मंदिर को, मस्जिद को दान देते हैं धार्मिक कार्यों के लिए, तो उस पर कर नहीं लगता है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो कि राज्य के द्वारा फंडेड हो? 28 का ये ठीक है, 28 का 1। भारतीय संविधान में कहा धर्म और उपासना के विषय में बात कही गई है? उद्देशिका आर्टिकल 25 उद्देशिका में, ठीक है, उद्देशिका में भी कही गई है धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, और अनुच्छेद 25 से 28 तक भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे है? सभी व्यक्तियों के ठीक है, भारतीयों को भी और विदेशियों को भी अधिकार प्राप्त है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सारे के सारे को ही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब बात है पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका के से किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन से तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, धर्म निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। पता है, राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यापार करेगा, ठीक है, किसके अनुसार? अनुच्छेद 25 के अनुसार। राज्य किन आधारों पर व्यक्ति के धार्मिक विधि द्वारा निबंधन आरोपित कर सकता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, 25(1) के अनुसार की बात करेंगे। सॉरी, गलत बता दे। पंथ निरपेक्ष क्या अर्थ है? राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। और अनुच्छेद 25(1) के अनुसार किन आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है? तो लोक व्यवस्था के आधार पे, ठीक है, लोक व्यवस्था के आधार। बोलोगे सर लोक व्यवस्था के आधार पे क्या होता है? तो कभी कभी देखिएगा मुहर्रम के समय में, या फिर बात करेंगे तजिया निकालने के समय में, या फिर दुर्गा पूजा का जो हम लोग जो अपना निकालते हैं, माता को विसर्जन के समय देखिएगा पुलिस रहती है, कभी कभी रोक भी लगा देती है। नहीं, अगर मान लीजिए एक तरफ से मान लीजिए तजिया निकल रहा है, दूसरी तरफ से माता का विसर्जन हो रहा है, तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस बोलती है कि आप नहीं निकाल सकते, ठीक है।
तो रोक लगा देती है। तो रोक लगा देने पे आप धार्मिक कार्यों का काम कर रहे थे, धार्मिक कार्यों में आर्टिकल 25 प्रभावित हो गया, लेकिन राज्यों को बोलता है 25(1) के अनुसार, ठीक है, ध्यान में रखेगा, उस पर प्रतिबंधित लगाने का अधिकार है। ठीक है, तो भाई पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। स्वास्थ्य के आधार पर भी किया जा सकता है। अब मान, किनका मैं क्यों कर रहा, बगल में कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे मरीज हैं, और बगल में मान लीजिए कोई पूजा हो रहा है जहाँ पे खूब जोर जोर से साउंड बॉक्स बज रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बंद करने के लिए भी कहा जा सकता है, जिससे आपका धार्मिक अधिकार प्रभावित तो होगा, लेकिन राज्यों को अधिकार है, तो स्वास्थ्य के आधार पर मतलब क्या सकते हैं, इस पे रोक लगाया जा सकता है। तीसरा जो है सदाचार के आधार पर भी इस पे मतलब प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? अमेरिका में। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम शामिल हैं? 284 284। 9वीं अनुसूची में जो भी चीज चला गया उसमें मतलब कोर्ट में बात विवाद नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल एक फैसला आया था जिसमें बोला था नहीं, 9वीं अनुसूची के विषय को भी, ठीक है, कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार है। इस प्रकार की स्थापित संस्था अनुच्छेद 30 के क के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती। ठीक है, वाणिज्यिक प्रयोजन से स्थापित संस्था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 31 के ख और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? 31 के ख और 9वीं अनुसूची कृषि भूमि सुधार और इस प्रकार कल्याणकारी अन्य उपायों को प्रोन्नयन देना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं 1975 में आपात के दौरान किन विषयों में 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था, बताइए। आपात के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है, 1974 का संशोधन अधिनियम, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975, सबको 1975 के आपात के दौरान 9वीं अनुसूची में डाले। 9वीं अनुसूची में विषय की संख्या कितना बताया आप लोगों ने? 200 कितने थे? 284। ठीक है, कितने थे? 284। याद करने का आसान तरीका यही है, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पे आखिरी रूप से सिग्नेचर हुआ तो वहां पे सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 284 ही थी। ठीक है, अब आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करेंगे तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और एवं संचालित करने का अधिकार है, संरक्षण करता है? 23, अनुच्छेद 30। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने से राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में हो? अनुच्छेद 30 के 2। अनुच्छेद 30 के 2। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधि के कानूनी अधिकार बना दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार की मान्यता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान कर दी गई? अनुच्छेद। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल विषय को अधिनियम में संरक्षण प्रदान करता है? 31 का ख। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, आप देखेंगे संविधान के किन विधानों का अनुच्छेद 31 क का संरक्षण प्राप्त है। देखिए 31 क में क्या है? आपका संपत्ति का क्या है? अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार बन गया 31 के क में जाने के बाद? कौन सा? कानूनी। ठीक है, कानूनी या फिर विधिक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप देखिए संपत्ति का अधिकार, किसी संपत्ति का प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाएगा, राज्य द्वारा संपदा का अर्जन भी होगा, कंपनियों का सम्मेलन भी होगा, निदेशकों या शेयरधारकों के अधिकारों का निर्वाचन या उपांतन, खनिज पट्टों का निर्वाचन या उपांतन। ठीक है, सबके सब अनुच्छेद 31 का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब विशेष परिस्थिति में पहले क्या था? अनुच्छेद 1 आपका मौलिक अधिकार था, तो भाई मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थिति में लोगों से छीना नहीं जा सकता था। तो राज्यों को कभी भी अपना विकास करने के लिए आवश्यकता होती थी तो संपत्ति उनको देने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, इसलिए बोला भाई साहब ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। बोले कानूनी अधिकार को छीना जा सकता है, मौलिक अधिकार को छीनना टफ होगा। ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कभी राज्य को रेल बनाना पड़ता था, राज्यों को एनटीपीसी का प्लांट लगाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके भूमि में सोना निकल आया, कुछ भी निकल आया, तो राज्य आपका मौलिक अधिकार होने के उस भूमि पर अधिग्रहण नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कर सकते हैं। अब देखिएगा किसी बगल से रेल चला जाता है, बीच में आपका खेत आ गया था, बोलेंगे सब खेत नहीं देंगे, खेत आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? सार्वजनिक कार्य के लिए रेल चलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको खेत देंगे तो उसके बदले में राज्य आपको कुछ पैसा नहीं देगी, राज्य आपको पैसा देगी और मार्केट रेट के हिसाब से देगी। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे नहीं भाई हम तो बेचेंगे 10 लाख रुपए इकट्ठा बेचेंगे, नहीं, मार्केट रेट अगर जो चल रहा है उस रेट, सरकारी रेट जो है उस रेट के हिसाब से आपको उस भूमि का पैसा दे देगा। ऐसा नहीं कि मतलब कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी सरकार की तरह पूरी तरीके से आपका छीन लिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, पढ़ना क्या है? तो ऐसे अधिनियम,
इसको? नहीं रिपीट करेंगे, यूट्यूब पे वीडियो जाकर देखिएगा, ठीक है। ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फिर से प्राणवान हो जाते हैं, बताइए। अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 31 ख के कारण, ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ध्यान में रखेंगे, कौन सा 31 के 1 में है, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया, देखिए संपत्ति का अधिकार है लोगों के पास, लेकिन संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति लिया जाएगा किस आधार पर संपत्ति लिया जाएगा, तो कानून के अधिकार से, सार्वजनिक हित के कार्य के लिए लिया जा सकता है। जैसे रेलवे बनाना है, मान लीजिए कहीं पे पावर प्लांट लग रहा है सार्वजनिक कार्य के लिए, हॉस्पिटल बनाना है और वो भूमि जरूरी है वहीं पे बनना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एनएच के बगल वगैरह से क्या हाईवे वगैरह निकलता है, हाईवे वगैरह निकलता है तो आपका दुकान अगर आता है हाईवे में तो क्या बोलते हैं, नहीं भाई साहब यहाँ से हाईवे मत गुजारो, हम अपना दुकान नहीं तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ दिया जाता है ना, देखते होंगे, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में संपत्ति के अधिकार जो कानूनी अधिकार है उसको वंचित किया जा सकता है 31 के अनुसार, लेकिन ऐसे नहीं से मनमाने ढंग से, कानून के प्राधिकार के से, कानून के अधिकार से, ठीक है, ध्यान रखिए, कानून के अधिकार से ही कोर्ट से ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा, जिसका जब संपत्ति होगा उनसे बात करना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके लिया जाएगा, ठीक है। यस सर। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 क के अनुच्छेद 31 ख को जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 31 क और 31 ख को किसमें जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के किस भाग में रख दिया, ठीक है, तो संविधान के भाग 12 में है, ठीक है। अध्याय की बात करेंगे, अध्याय किसमें, भाग 12 के अध्याय 4 में है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। किसकी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक है। ये गैर कांग्रेसी, ठीक है, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे जो कि गैर कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस के बिना समर्थन के बने थे, लेकिन पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी नहीं आते हैं। जब पूछेगा पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो कि कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, ये कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, किस राज्य के थे, बॉम्बे के। जब बॉम्बे और महाराष्ट्र और गुजरात जब एक था ना, तो बॉम्बे राज्य कहलाता था, बॉम्बे के मुख्यमंत्री हुआ करते, ठीक है। ये आईसीएस अधिकारी थे, ठीक है, आईसीएस अधिकारी थे, मतलब इंडियन सिविल सर्विस थे, ठीक है। इनके समय गोधरा कांड हुआ था, मोदी जी से पहले भी एक बार गोधरा कांड हो चुका था, जहाँ के आईसीएस अधिकारी थे, कलेक्टर थे ये, ठीक है, मोरारजी देसाई। इनको ब्रिटिश ने बर्खास्त कर दिया था, गोधरा कांड इनके समय में हुआ था, ठीक है। गुजरात में गोधरा दंगा हो गया था, हिंदू मुस्लिम का दंगा, 2002 वाला नहीं बात कर रहा हूँ जहाँ पे मोदी जी मुख्यमंत्री थे, मोरारजी देसाई के समय हुआ था, जहाँ के आईसीएस अधिकारी थे गोधरा के लिए। आप चलेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ध्यान में रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, ठीक है। आपके अधिकार अगर चाहते हैं तो इनसे आपके अधिकार वापस मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, इसलिए आम आदमी इस अधिकार का प्रयोग न के बराबर कर पाता है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, 32 आर्टिकल 32, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न्याय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी की है, 32 आर्टिकल 32, 32, ठीक है। उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, 226 के तहत 226, ठीक है। अब 32 के तहत जो रीट जो सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है, 226 के तहत जो रीट जो जारी मतलब उच्च न्यायालय जो करता है, तो उच्च न्यायालय का रीट जो होता है थोड़ा बृहत क्षेत्र होता है कंपेयर टू उच्चतम न्यायालय, ठीक है। इसका रीट जारी करने का अधिकार जो है बृहत है कंपेयर टू उच्चतम न्यायालय, ठीक है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं, 5 प्रकार, 5 प्रकार के, ठीक है। किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक कहा गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ध्यान रखें कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे आप याद रखेंगे। संवैधानिक उपचार में किसे पोस्टमार्टम कहा गया है, अधिकार परीक्षा को, ठीक है। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसे कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करे जिसे उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को क्या बोला जाता है, परमादेश कहते हैं। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है, तो क्या बताएंगे, न्यायपालिका। न्यायपालिका, बहुत सुंदर, ठीक है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते, किस मामले में निर्णय आया था, भारतीय विवाद 1973। अब देखेंगे मूल अधिकारों से संबंधित केस कौन कौन है, रट लीजिए इसको। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस कब आया था, एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब 67 में, यशमानंद भारती केरल 73, 1880 80 में, 1980, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। एक गोपालन
1950, 1950, गोलकनाथ 1967, केशवानंद 1973, ठीक है, मिनर्वा मिल्स 1980। इसमें 13 जजों की संवैधानिक पीठ, इसमें 11 जजों का संवैधानिक पीठ। संवैधानिक पीठ इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कभी भी इसको फैसले को अगर पलटना हो तो 13 जजों से बड़ा संवैधानिक पीठ लगेगा। इसके फैसला को पलटना हो, जैसे इसी के फैसला को, गोलकनाथ के फैसला को केशवानंद में पलटा गया, तो इसलिए 11 से ज्यादा की आवश्यकता पड़ी नहीं, इसलिए 13। ज्यादातर केस में संवैधानिक बेंच जो होता है ऑड नंबर में होता है, ठीक है। कम से कम कितने जजों के पीठ को संवैधानिक पीठ कहेंगे, तो 5 जजों की पीठ होनी चाहिए। कितनी? 5 जजों की पीठ होनी चाहिए संवैधानिक बेंच में, ठीक है। तो 11 वाला का फैसला पलटने के लिए 13, कभी भी केशवानंद भारती के फैसला को पलटना पड़ेगा तो 13 से ज्यादा जजों की पीठ लगेगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना? यस सर। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने से बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये सब विजय एमुनियल बनाम केरल राज्य 1986 में, ठीक है। विजय बनाम एमुनियल की बात करेंगे। एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल में था, ठीक है, तो स्कूल में था, उसके माता पिता ने केरल के स्कूल में उनका एडमिशन करवाया, तो वहां पे राष्ट्र गान बज रहा था, राष्ट्र गान नहीं, राष्ट्रगीत, सॉरी, राष्ट्रगीत बज रहा था, तो राष्ट्रगीत गाने से उसने इनकार कर दिया, ठीक है। तो इनकार कर दिया तो वहां के जो प्रशासन वगैरह जो लोग थे, प्रिंसिपल साहब, तो उन्होंने बोला सर ये क्या हो, तो बोला ये क्यों किया, तुम राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाते? तो उसने बोला भाई साहब हमारे धर्म में राष्ट्रगीत, मतलब आप राष्ट्रगीत के जो शब्द है वो लेना मतलब अनिवार्य नहीं है, कि क्रिश्चियनिटी समुदाय से आते थे, ठीक है। अच्छा, क्रिश्चियन का भी एक समुदाय है दक्षिण भारत में, वो यूनिवर्सल रिलीजन को मानता है, ठीक है, वो नेशन के कॉन्सेप्ट को भी नहीं मानता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में वहां पे विस्फोट वगैरह भी हुआ था केरल में, भी चर्चा में था, ठीक है, उसी समुदाय से ये आते थे। तो इन्होंने बोला से भाई साहब, विजय मुनियल ने बोला से हमारे धर्म में राष्ट्रगीत गाना मतलब अनिवार्य नहीं है, ठीक है, हम नहीं गाएंगे। तो वहां पे प्रिंसिपल ने इनको स्कूल से निकाल दिया था। तो ये केस कोर्ट में गया, तो बाद में बोला कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। विजय मुनियल बनाम केरल राज्य 1986 की केस है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस बात में दिया, ठीक है, आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी किसमें दिया, 1973 ठीक में है, केशवानंद भारती केस में। केशवानंद अब आते भारती हैं बनाम महत्वपूर्ण अधिकार को लेकर बात करते हैं, वैसे अधिकार जो कि विदेशी को भी प्राप्त है और भारतीय को भी प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ के, ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ के, ठीक है, जितने भी अधिकार है वो सबको प्राप्त है, ठीक है। मतलब भारत में नागरिक एवं विदेशी दोनों का समान है, लेकिन इसमें शत्रु देश के नागरिकों को ये सब अधिकार नहीं प्राप्त है, शत्रु देश के नागरिक को नहीं प्राप्त है, ठीक है। हमारा शत्रु देश कौन होगा ये संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो देखेंगे विधि के समझ समता किसमें, 14 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें, 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें, बोलते रहिए, 21 में है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार किसमें है, 21 के कम में है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, 23, 24, 23 और ठीक 24 है, दोनों बहुत में सुंदर। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, 25, 26, 27, बिल्कुल, ठीक है, 25 से लेकर 28 तक ये अधिकार सबको मिलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे। मूल अधिकार से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, अधिकार, ठीक है, मतलब 32, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक, ठीक है, किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। सेवा का अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई थी, सेवा का अधिकार, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। आप जानेंगे भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अनुसार आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध है, धारा 309, ठीक है, ध्यान रखेंगे। धारा 309 जो है से आत्महत्या का अपराध दंडनीय अपराध है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस बात में पिछड़े वर्गों के बीच, ठीक है, क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई, इंदिरा साहनी इंदिरा बनाम साहनी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। कब था, कब का केस था ये, 1980, 92 में था इंदिरा नहीं, साहनी 92, 1992, ठीक है। किस बात में स्पष्ट किया कि संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी बंधों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967, ठीक है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उच्च और मतलब लागू करने का अधिकार किसमें आते हैं, उच्चतम और उच्चतम और उच्च न्यायालय, ठीक है। 32 और 200 कितना, 266 226। 26 सर। 26 सर। समाज में समानता का होने का निहितार्थ क्या है, मतलब विशेषाधिकारों का अधिकार, मतलब विशेषाधिकारों का अधिकार नहीं है समाज में तो समानता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल पे लागू नहीं होता। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है, यदि विधि नहीं हो तो स्वाधीनता भी नहीं है, ठीक है, और विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध है विधि के बाद ही स्वाधीनता है, ठीक है। किसी बात में पिछड़ेपन के निर्धारण करने के लिए जाति को सुसंगत बनाया गया था। इंदिरा साहनी बनाम, इंदिरा साहनी ठीक है, बनाम भारत उन्नीस सौ सन तिरानवे 1992, 1993, 92 में ही आया था, 93 में लागू हुआ था। अस्पृश्यता का अधिनियम, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? नाम बदल गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा लिए? हेबियस कॉर्पस किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का, ठीक है। बंदी, कहां से ट्रेन की आवाज आ रही है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंदी व्यक्ति को मतलब क्या करना? प्रस्तुत करना, ठीक है। परमादेश रिट न्यायालय द्वारा किसे जारी किया जा सकता है? बताइए। सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जा सकता है। बिल्कुल, सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जा सकता है। डीएम साहब वो अपने कार्य को नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसा अधिकारी है जो कि अपने कार्य से विमुख है, नहीं कर रहा, ठीक है, अपने ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा, तब परमादेश। अनुच्छेद 32 का अधीन किस प्रकार का रिट पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता? पूर्व न्याय का नियम लागू, बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रिट पे। परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? गैर संवैधानिक विभाग, मतलब कोई प्राइवेट ऑफिस है, तो प्राइवेट ऑफिस के लोग क्या काम कर रहे नहीं कर रहे, उसे क्या मतलब है, ठीक है। कभी भी जारी होगा तो सरकारी संस्था के तहत ही जारी किया जाता है, ठीक है, सार्वजनिक अधिकारी के द्वारा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी वगैरह के तहत ये रिट जारी नहीं होता है। निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी नहीं होता है परमादेश। भारत के राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के विरुद्ध भी, ठीक है, परमादेश को नहीं जारी कर सकते, ठीक है। अब आते हैं आगे, ठीक है। परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद के कर्तव्य का प्रयोग और अनुपालन के लिए, उच्च न्यायालय या न्यायिक हैसियत का काम करते हुए किसी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध भी परमादेश रिट नहीं जारी होगा। परमादेश रिट मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी किया जा सकता है? जब वह प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहा हो तब जारी किया जा सकता है। न्यायाधीश वाला हैसियत से काम करेगा तो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? व्यक्तिगत के द्वारा भी, सार्वजनिक प्राधिकरण, दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ठीक है। मतलब किसी संस्था के द्वारा आपको क्या किया गया है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, नजरबंद किया गया, उसके विरुद्ध भी। कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के साथ ये काम कर सकता नहीं बोलते, क्या कहते, किडनैप कर लेना, ठीक है, किसी परिस्थिति में, तो वहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। प्रत्येक रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? प्रतिषेध, तो न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रतिषेध जारी करते हैं। इस बार में 93 संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघवाद में 93 संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया अशोक ठाकुर बनाम भारत संघवाद में। निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तारी व्यक्ति को कम से कम सॉरी कौन कौन सा अधिकार होता है? अभिवेदन के अवसर का अधिकार होता है, ठीक है, अभ्यावेदन, ठीक है। हाँ, गिरफ्तारी का जानने का अधिकार भी होता है, ठीक है। आते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में निवारक निरोध को शामिल किया गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। इसीलिए स्टेट भी कर सकती है, राज्य भी कर सकती है, दोनों कर सकती है। इसलिए निवारक निरोध संबंधी कानून बनाने का मैंने बोला राज्यों को भी और संघ को भी है। अब 5 प्रकार के रिट है। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सी भाषा का शब्द है बंदी प्रत्यक्षीकरण? हेबियस कॉर्पस। ये सर आपका था लैटिन शब्द था ना? लैटिन, ठीक है। इनमें न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। कैसे प्रस्तुत करे? सशरीर। क्या होता है इसमें? एक शब्द है सशरीर, मतलब आदमी जिंदा होना चाहिए, ठीक है, अंग भंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, सशरीर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि ले जा रहे हैं और उसको अच्छा से कूट उट दिए, वैसा काम नहीं करना। सशरीर मतलब प्रस्तुत करने की बात है यहाँ पे। बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी में निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है, ठीक है, मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। दूसरा जो है मैंडेमस है, जिसको परमादेश कहते हैं। हम आदेश देता है, इसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देता है, ठीक है, और यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाएगा ताकि उसे उस कार्य को न करने के संबंध में कारण पूछा जाए। मतलब डीएम साहब के पास में गए कुछ साइन करवाने के लिए, अब उनका काम है वो साइन करना, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो कोर्ट जो उनके लिए परमादेश जारी करेगा, क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारा तो काम है ये करना। तो परमादेश, ठीक है, परमादेश का मतलब परम आदेश, ठीक है, परम मतलब सुप्रीम, ठीक है, कोर्ट का आदेश को तो सब मानने के लिए बाध्य है ये। तीसरा प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब प्रोटिफिशन, इसका मतलब क्या होता है? प्रतिषेध का मतलब हम मना करते हैं, इसका अर्थ होता है रोकना होता है। इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र में उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए किया जा सकता है।
अब हाई कोर्ट के अंतर्गत कोई पावर, कोई ऐसा काम जो है हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट जो है उसको कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को निर्देश जारी कर सकता है, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश जारी कर दे सकता है, इस रीट के तहत इस कार्य को मत करो, ठीक है, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है। उसका उत्प्रेषण आता है, इसके द्वारा प्रमाणित होना या सूचना देना होने का, सूचना देना का अर्थ प्रकट होता है, ये किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय फिर न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो उसे रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। तो ये 3 और 4 थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद के अधिकार परीक्षा की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे को जांच के लिए किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कल्याण के अवैध अनाधिकार को अधिग्रहण करने से रोकता है। मान लीजिए कोई क्लर्क है, ठीक है, कोई क्लर्क है तो क्लर्क तो भाई सरकारी है, अब ये किसी ऑफिसर के पद पे जाके काम करने लगा, तो बोला किस अधिकार से तुम जा रहे हो ऑफिसर के पद पे काम कर रहे हो। कोई बीडीओ साहब वो कल जाके एसडीओ के पद पे रहकर कार्य करने लगे, एसडीएम के पद पे रहकर कार्य करने लगे अपना मन से, या फिर एसडीएम का कोई कार्य को वो खुद करने लगे, तो उसके लिए अधिकार परीक्षा, मतलब किस अधिकार से, प्रतिषेध का मतलब रोकना, ठीक है, और उत्प्रेषण भी मिलता जुलता ही होता है। परमादेश की बात होता है, हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का होता है भाई साहब, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसको 24 घंटे के अंदर में न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण में जिसने भी गिरफ्तार किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे कारण पूछा जाता है कि क्यों गिरफ्तार किया, रीजन क्या है गिरफ्तार करने का, ठीक है। अगर न्यायालय को लगा सही रीजन है तो बोलेगा ठीक है आगे इस पे बात करेंगे, सुनवाई होगा, ठीक है। अगर न्यायालय को लगा से रीजन सही नहीं है तो वहीं से मतलब कोर्ट मतलब क्या करेगा, छोड़ देने का आदेश जारी करेगा, ठीक है। और ये जो है एक तरह से आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार, जो उसका मूल भाव है, ठीक है। अगर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तभी सुरक्षित है जब बंदी प्रत्यक्षीकरण है आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्लियर। अब आगे चलेंगे, कहाँ चलेंगे, इधर चलेंगे, ठीक है। सेवा संबंधी मामलों में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना चाहिए, उच्च न्यायालय की शरण में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। कौन सी रीटें अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों मिलता जुलता है, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी करेगी, हाई कोर्ट मतलब अपने छोटे न्यायालय को जारी करेगी, ठीक है। कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सी रीट जारी की जा सकती है, प्रतिषेध, ठीक है। अब मान लीजिए कार्यवाही हो रही है, ठीक है, कार्यवाही को रोकना है, ठीक है, तो प्रतिषेध मतलब मान लीजिए विषय जो है सुप्रीम कोर्ट का है लेकिन हाई कोर्ट इस पे बहस चला रही है, तो प्रतिषेध जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट को, भाई साहब इसको रोक दो, ये तुम्हारे विषय का बात नहीं है, मेरे पास ट्रांसफर करो, किसको भेजो, हमको भेजो, हम सुनवाई करेंगे। कौन सा रीट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए, ठीक है, एक उत्प्रेषण। अब यहाँ पे देखिए 2 तरह की चीजें होती है, अब समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट। अब यहाँ पे कोई मामला पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, किसी भी मामला, मान लीजिए ए का कोई मामला है, ठीक है, ये मामला जो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट भाई आदेश जारी करेगा कि ये मामला को तुम क्या करो, इस पे बहसबाजी करना छोड़ दो, ठीक है, ये तुम्हारे संपर्क का विषय नहीं है, मेरे पास भेजो। या फिर ठीक है, हाई कोर्ट ने किसी मामला में सजा सुना दिया, फिर अपना निर्णय सुना दिया, ठीक है, लेकिन ये मामला जो था, ठीक है, हाई कोर्ट के विषय का ही नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट इसने जो आदेश जो जारी किया ना उसको रद्द कर देगा। तो उसके लिए कौन सा होगा, तो उसके लिए उत्प्रेषण होगा। मतलब अगर पहले तो सबसे पहले क्या रोकेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रोकेंगे, मतलब हाई कोर्ट के ये काम करने के लिए रोकेंगे, तो उसके लिए होगा प्रतिषेध। उसके लिए क्या होगा, प्रतिषेध। अगर मान लीजिए थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट चूक गया, ध्यान में नहीं रहा, बाद में ये मामला जब इनके पास आया, तो हाई कोर्ट ने जो फैसला को जो सुनाया उसको मतलब रद्द कर सकते हैं, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, उत्प्रेषण के द्वारा, ठीक है। तो प्रतिषेध में मतलब रोकना होता है, उत्प्रेषण में मतलब भाई साहब अगर चलो तुम सुना दिया तो उसको रद्द करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो दोनों तरह के अधिकार, तो नहीं समझ में आया, आ गया सर कि प्रतिषेध में है कि सर उसको मतलब कह रहा है कि कोई कार्य जो प्रतिषेध कर सकता, मना कर सकता है ना सर उसमें, और इसको प्रतिषेध का मतलब ही मना करना होता, और उत्प्रेषण में रद्द कर देगा, वो जो भी हाँ, उस पे उसके फैसला को ही रद्द कर देगा, नहीं उसके फैसला को ही रद्द कर देगा। यस। ठीक है। कौन सी रीट विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध नहीं जारी किए जा सकते हैं, तो ये न्यायालय के विरुद्ध ही जारी होता है। तो विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध नहीं जारी, किसके विरुद्ध जारी होगा, तो न्यायालय जारी करेगा, और न्यायालय के विरुद्ध हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जारी कर सकता है क्या सर, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध ये रीट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करेगा, बिल्कुल, हमेशा बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय के विरुद्ध, ठीक है।
बड़ा न्यायालय छोटा न्यायालय के बीच की, हाई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करे, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट अपने से जितना भी छोटा न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय जो भी होगा, सबके विरुद्ध। ठीक है। कौन सा रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? उत्प्रेषण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उत्प्रेषण। ठीक है। रीटों में मुख्य अंतर देखिएगा, समझिए जरा। परमादेश सक्रिय होने का आदेश देता है, प्रतिषेध निष्क्रिय होने का आदेश देता है। परमादेश सक्रिय, परमादेश क्या होता है? सक्रिय मतलब एक्टिव हो जाओ, तुम्हारा काम है, काम क्यों नहीं कर रहे हुए? ठीक है, तो आपका ये काम करना, पैसा ले तो इसके लिए काम करो। परमादेश हम आदेश देते हैं अपने ड्यूटी को पूरा करो। अब प्रतिषेध बोलता है देखो ये तुम्हारा ड्यूटी नहीं है, इसको तुम मत करो, इसको निष्क्रिय करो, खत्म करो इसको। ठीक है। परमादेश साधारणतः प्रशासनिक पदाधिकारियों को संबोधित होता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालय और अधिकरणों को प्रतिषेध। अधिकरण, अधिकरण का मतलब एनजीटी। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये भी एक तरह का अधिकरण है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी, मान लीजिए कावेरी जल विवाद चल रहा है, तो कावेरी जल विवाद चलने के लिए एक अधिकरण बना दिया गया डिस्प्यूट के लिए। अरे किसी भी दो तरह का डिस्प्यूट है उसके लिए भी अधिकरण बनाया जा सकता है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अधिकरण है, तो उसके खिलाफ भी जारी किया जा सकता है ये रिट को। ठीक है। तो प्रतिषेध का उद्देश्य निवारण या रोकना होता है, उत्प्रेषण का उद्देश्य होता है निवारण और उपचार दोनों करना, निवारण भी करना, उसका उपचार भी करना। तो उत्प्रेषण में क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई अधिकार सुना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट के निर्देश को रद्द कर देगा और साथ में बोलेगा से देखो ये तुम्हारा नहीं है, निर्देश को रद्द कर दिया तो भाई साहब उसका कुछ उपचार भी तो होना चाहिए ना, वो केस तो फंसा हुआ रह गया क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला रद्द हो गया। तो उस फैसला को आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान देगा। ठीक है, ये जो होता है उत्प्रेषण कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिषेध जो होता है पूर्ववर्ती प्रक्रम पे जारी किया जाता है। ठीक है, जब मामला समाप्त नहीं हुआ, उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए। प्रतिषेध क्या मतलब? कोई मामला चल रहा है कोर्ट में, लेकिन वह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो प्रतिषेध जारी करके उसको रोक देंगे। और उत्प्रेषण कब जारी होगा? जिससे मामला चला, ठीक है, निर्णय भी दे दिया वो कोर्ट ने, ठीक है, तो मामला समाप्त हो गया, तब जाके उत्प्रेषण जारी करके उसके मामले और उनके निर्णय को रद्द कर देंगे। ठीक है। तो हमारे संविधान बनाने वाले लोग जो थे कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे थे, वकील थे, इन्होंने ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो कि सदैव हिंदी का नहीं है, अंग्रेजी का नहीं है, फारसी का नहीं, लैटिन शब्द है। ठीक है, काफी टफ जैसे शब्दों का प्रयोग किया। आम आदमी के लिए ये सब समझना थोड़ा दिक्कत होता है, हालांकि रीट का इतना व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन किसी भी आम आदमी ने आज तक रीट का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, रीट का प्रयोग करने के लिए अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बड़े बड़े वकीलों का हायर किया जाता है, जिसका एक एक दिन का फी की बात करेंगे, एक एक घंटा का सुनवाई का फी की बात करेंगे, 50-50 लाख रुपया है। ठीक है, तो ये सब एक तरह का मतलब संविधान के चोचले हैं, आम आदमी के द्वारा इसका न के बराबर ही इसका प्रयोग किया जाता है। जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, लेकिन आपने पूरे जीवन काल में न तो आप लोग कभी इसका प्रयोग करने वाले हैं और न तो आपको जानने पहचानने वाले लोग भी इसका प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भी नहीं करेगा सर? अगर किसी को मान लीजिए कोर्ट में जाके ले जाके बंद कर, थाने में बंद कर दिया, तो सर वो उसका? हाँ तो जाके कीजिए ना, उसके लिए जाइए, पहले उसके लिए ऐसे आप जा सकते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट है, उसके लिए जाइए सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कीजिए, वकील को ढूंढिए और सुप्रीम कोर्ट में वकील के राम जेठमलानी जैसे, ठीक है, हरीश साल्वे जैसे वकील बैठे हुए, वो एक एक दिन का फी उसका दे पाइएगा? नहीं सर। अगर ऐसा ही रहता तो रोज के रोज अनैतिक तरीके से इतना लोग गिरफ्तार होता, सब जाकर रीट का प्रयोग नहीं करता। लास्ट टाइम रीट का प्रयोग कब हुआ था? चर्चा में होना चाहिए ना। जो भी आज तक जो भी रीट का प्रयोग हुआ सब हमको सब मतलब पढ़ना है, मतलब जो भी रीट का प्रयोग हुआ सब एक तरह का इतिहास बन गया। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं रीट का प्रयोग कितना भी मतलब जटिल प्रक्रिया के तहत हुआ, उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, हमारे सब्जेक्ट का शोध का विषय है। डेट मीन्स वो चीज आम आदमी के द्वारा नहीं किया जाता, अगर आम आदमी के द्वारा अगर प्रयोग किया जाता तो बहुत ही नॉमिनल हो जाता। तो रीट तो हमारे संविधान में दिया गया, लेकिन उसका प्रयोग करने का तरीका बड़ा जटिल है। ठीक है, चलिए आप देखें भारतीय संविधान का 34 आर्टिकल। ठीक है, तो ये एक तरह का इसको मौलिक अधिकार क्यों रखा गया नहीं पता, लेकिन मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। हालांकि मौलिक अधिकार आपका आएगा कहां से कहां तक पता है? 13 से लेकर 32 तक, ये आपका मूल रूप से मौलिक अधिकार है। ठीक है, 12वां नंबर आर्टिकल स्टेट को डिफाइन करता है, 34-35 भी मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें कितने तक है मूल रूप से मौलिक अधिकार, कहां से 13 से लेकर 32 तक। आप देखेंगे 34 क्या कहता है। ठीक है, 34 कहता है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने का अधिकार। अब भारत के किसी, ये मार्शल लॉ है। ठीक है, सिंपल, सेना विधि को क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ।
और जहां पर भी मार्शल लॉ लागू हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पूरे मणिपुर में मार्शल लॉ लगा दे, ठीक है, फिर मणिपुर के किसी एक जिला में लगा दे, फिर मणिपुर के किसी एक प्रखंड में लगा दे, तो वहां का पूरा पावर किसके अधीन आ जाएगा? सेना के अधीन आ जाएगा, ठीक है। और जब सेना का अधीन आ जाएगा तो वहां से पहले से जो लोगों का मौलिक अधिकार था, यहाँ पे वहां का जो लोकल कानून था, जो भी पहले से वहां पे नॉर्मल कानून था, वो सारे के सारे कानून बर्खास्त हो जाता है। और ये मार्शल लॉ में प्राण एवं दैहिक सुरक्षा का अधिकार का भी हनन होता है। आप सीधा सीधा इसमें देखोगे किसी भी लोग को गोली तक मारा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई लोग अगर कानून तोड़ रहे हैं तो वहां पे गोली मारने तक का अधिकार सेना के पास होता है। इसलिए भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पे संसद को विधि बनाने के बारे में, सो वहां पे मतलब टेम्पोररी, ये हमेशा के लिए नहीं होता है, टेम्पोररी विधि होगा। कब तक होगा? जब वहां पे स्थिति मतलब क्या हो जाए, सुधार में ना आ जाए, ठीक है। ध्यान में आस्था वगैरह जो लगा, जो हुआ है वहां पे, कहाँ पे लगा? असम वगैरह में, इसी के अधीन आता है, ठीक है। अभी देखिएगा हाल फिलहाल में चर्चा में असम में कुछ लोगों को मार दिया गया था, सुना है, सेना के द्वारा 3-4 लोगों को, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें मौलिक अधिकार का, मूल अधिकार का पूरी तरीके से हनन ही होता है, ठीक है। तो 34 में क्या है? मार्शल लॉ। सिंपल सा ध्यान रखो, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ में, ठीक है, सेना के पास कौन अधिकार होंगे, अधिकार के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। मार्शल लॉ के दौरान सेना किस प्रकार के अधिकार का प्रयोग करेंगे, चर्चा नहीं है, दिया भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मार्शल लॉ के विशेष परिस्थिति हो सकता है। अब विशेष परिस्थिति हो सकता है, तो जब विशेष परिस्थिति हो तो कभी भी कुछ भी परिस्थिति हो सकता है। जब परिस्थिति फिक्स नहीं है तो इसके लिए संविधान में चर्चा नहीं दिया गया, संसद को ये पावर दिया गया है। तो जहां पर भी मार्शल लॉ लगेगा वहां पे देख लो कौन सा कानून कितने समय के लिए किस प्रकार की चीजें लागू होगी, ठीक है। समझ गए? क्या खटखट खटखट कर रहे हैं आप लोग? माइक बंद कीजिए, ठीक है। समझ गए ना? 34 में क्या है? 34 में मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ में कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, ठीक है। हाँ, वो किसमें है? सॉरी, क्या सर? संसद किसमें है? 34 में, ठीक है। 34 में मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ के लेकर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति बनाई गई, ठीक है। तो अनुच्छेद 35 की बात करेंगे तो अंतर्गत कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति किसे दी गई? संसद को दी गई है, ठीक है। और मूल अधिकार से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, जो आर्टिकल 35 में है। अब आते समानता का, किनके तरफ से इतना इको का आवाज हो रहा है? मिस अंकिता सिंह, चलिए अब चलते हैं अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है। विधि के समय समानता किसमें है? 14 में सर। 14 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। 15। 15 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 16 उपाधियों का अंत। 17। 16 प्रीवी पर्स को कब अंत किया गया? प्रीवी पर्स को कब अंत किया गया? प्रीवी पर्स को 18 में। साल बताना है। प्रीवी पर्स, अब प्रीवी पर्स होता क्या था, एक्सप्लेन करेंगे कोई आदमी? नहीं, 1973 में प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया, ठीक है। क्या होता है प्रीवी पर्स? किन्हीं को नहीं पता प्रीवी पर्स क्या होता है? सर वो राजा महाराजा उपाधि लेते थे ना, उसी को खत्म। हाँ बिल्कुल, उपाधियों का अंत होता राजा है ना महाराजा। सर, उसी को तो बोलते हैं। 71 था कि 73 था? 73 था ना कि 71 है, ठीक है। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन हुआ था। देखिए पहले राजा महाराजा जो थे 500 प्लस देशी रियासत है, उसको भारतीय संघ में शामिल होने के लिए उनको लॉलीपॉप दिया गया। से देखिए आप महाराजा कहलाओगे, आपका बेटा राजकुमार कहेगा, आपकी बीवी जो रहेगी महारानी ही रहेगी, ठीक है। आपका महल को नहीं छीना जाएगा, ठीक है। आपको एक बहुत बड़ा राशि जो था ना, सबको भारत सरकार की तरफ से आपको प्रत्येक वर्ष मिलेगा। लेकिन इंदिरा गांधी की मतलब सरकार है, इंदिरा गांधी की सरकार जो थी समाजवाद को लेने के लिए, समाजवाद को लागू करने के लिए बड़ा जरा सीरियस थी, ठीक है। आप देखेंगे समाजवाद संविधान में भी डाला गया। तो भाई साहब, समाजवाद को लागू करने के लिए किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को विशेष लाभ तो आप नहीं दोगे ना। तो ऐसे कंडीशन में राजा महाराजा को जो मिलने वाला जो विशेष लाभ जो था, उसको समाज करने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। अब प्रीवी पर्स को 1971 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके तहत राजा का जो उपाधि जो था समाप्त हो गया, रानी को रानी कहते तो समाप्त हो गया, राजकुमार जो था वो भी समाप्त हो गया। अब राजा रानी का जो सबका जो महल वगैरह जो था ना, सबको भारत सरकार कब्जा करके उस पर क्या बना दिया था? सब पे मतलब मॉन्यूमेंट्स बना दिया। उसको जाके आप देख सकते हैं। उसके लिए राज्य सरकार का अधीन कर दिया गया, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने पास रखा, ठीक है। मतलब उनके महल से निकाल दिया गया, सिंपल शब्द ये समझे, ठीक है। एक पैसा जो एक मुश्त राशि जो हर साल उनको मिलती थी, वो भी मतलब उनसे मतलब उनके अधिकार को वापस ले लिया। इसी को बोलते थे प्रीवी पर्स। आप चलेंगे 19 में, ठीक है। 19 के तहत कितने प्रकार का अधिकार है? 6 प्रकार का सर।
6 प्रकार का अधिकार जो 19 के तहत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितने प्रकार का अधिकार है? 19 के तहत, ठीक है। पिन साइलेंट रहनी चाहिए क्लास में, ठीक है, थोड़ी सी भी आवाज आएगी मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम है। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता किसमें है? ख में है, ठीक है। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता किसमें? बोलते जाइए, सी करके ग में। बोलिए, सी में है, ठीक है। हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज का संचयन का अधिकार किसमें है? डी में। बिल्कुल, ठीक है। बात करेंगे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने का, बस जाने का अधिकार किसमें है? ई में। ठीक है, ई बिल्कुल, में। ठीक है। ये 370 जब लागू था जम्मू कश्मीर में तो ये लागू नहीं होता था, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ये कितने नंबर पे अधिकार था? संपत्ति का अधिकार 7 नंबर का था या फिर 6 नंबर का था? क्रम के हिसाब से बात करना है, ठीक है। 6 नंबर का था। कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। 7वां नंबर पे है वृत्तीय में उपजीविका का अधिकार था, ठीक है। 6ठे नंबर पे ही आता था, ठीक है। इसको समाप्त किया गया 19 क के चौ को लुप्त कर दिया गया, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा सीधे इसको कहाँ पे रख दिया गया? 300 के क में, ठीक है। अगर पूछेगा भाग किस में रखा गया तो भाग 12 में रखा गया। भाग 12 के किस अध्याय में रखा गया? तो अध्याय 4 में रखा गया, ठीक है। तो ये सब तो बहुत पॉपुलर हो गया आजकल, भाग और अध्याय पूछे जाने की परंपरा है। तो भाग 12 के अध्याय 4 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। याद रहेगा? याद रहेगा ना? अपराधों के लिए 2 सिमनी के संबंध में संरक्षण किसमें? तो क्या बताएंगे? 20 में। ठीक है, 20 में है। बहुत सुंदर, किसमें? 20 में, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार किसमें है? 21 में और 21 के क 21 के में। क में शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। आरटीई एक्ट, ठीक है। आरटीई एक्ट कब आया था? राइट टू एजुकेशन 2009 में। आरटीई एक्ट को लागू कब किया गया था? 2010 में लागू किया गया था, ठीक है। 22 में क्या? कुछ दशा में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण जो है 22 में है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करेंगे 23-24 में। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध किसमें किया गया? 23 में, ठीक है। 24 में क्या? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे ट्रैफिक, वोमेन ट्रैफिक को किसमें रोकेंगे? 23 में रोकेंगे कि 24 में रोकेंगे? 23 में ना 23 सर। में, ठीक है। महिलाओं के व्यापार को लेकर, ठीक है, 23 में रोकेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 23 में। सेक्स रैकेट किसमें बंद होगा? 23 में या फिर 24 में? देह सेक्स व्यापार 23 में ना सर। हाँ 23 में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। 25 से लेकर 28 तक है। अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें है? 25 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 25 में, ठीक है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 में। किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किसमें है? 27 में। बहुत सुंदर, ठीक है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता किसमें है? 28 में, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किसमें है? 29। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कौन है? हमारे यहाँ अल्पसंख्यक किस प्रकार के अल्पसंख्यक है? कल बताया था मैंने, कितने प्रकार का अल्पसंख्यक है? करके हैं भाषाई और धार्मिक, ठीक है, भाषाई और धार्मिक। अल्पसंख्यक का डिफिनेशन क्या होगा? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक का डिफिनेशन का, भाषाई अल्पसंख्यक का डिफिनेशन क्या है? तो अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, ध्यान रखिए। सिंपल से शब्द हो, नहीं, अल्पसंख्यक का कोई भी डिफिनेशन नहीं। अभी आप कहाँ पे खड़े हो? अभी आप बिहार में हो ना? तमिलनाडु में, बिहार में क्या आप अल्पसंख्यक है? भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो ना? तमिलनाडु में, सॉरी, बहुसंख्यक है ना, लेकिन तमिलनाडु में जाइए अल्पसंख्यक बन जाएंगे, ठीक है। अभी आपकी जाति, आपके रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, हिंदू हो, सिंपल शब्द में ध्यान में रखिएगा। आप किसी दूसरे, आप चले जाइए पुडुचेरी में, चले जाइए आप, वहां यहाँ पे आप बहुसंख्यक हो, पुडुचेरी में चले जाए आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्पसंख्यक का डिफिनेशन जो है नहीं है फिक्स, जगह के अनुसार बदलते रहता है। अभी आप जिस स्थान पर बहुसंख्यक हो, किसी दूसरे स्थान पर जाने पर तुरंत आप अल्पसंख्यक। हिंदी भाषा बोलते हैं ना आप? हिंदी भाषा बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। और आप चले जाइए आप कहीं पे दूसरे राज्य में चले जाइए जहाँ पे तमिल भाषा बोला जाता है, तो बिहार में बहुसंख्यक है, तमिलनाडु में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तमिलनाडु में कोई तमिल भाषा बोलने वाला और तमिलनाडु अपने राज्य में क्या है? बहुसंख्यक है। बिहार में आएगा अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो इस हिसाब से अल्पसंख्यक को संविधान में डिफिनेशन क्या होगा? भारत विविधताओं का देश है, इसलिए अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हाँ कहा गया है अल्पसंख्यक 2 रूप में हो सकता है, भाषाई और धार्मिक रूप में हो। यहाँ पे इसको ध्यान में रखना था। इस सब में पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल्स में। अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण की बात करेंगे तो 29 में दिया हुआ है।
29 में। 30 में क्या है? शिक्षण संस्थाओं में स्थापना प्रशासन करने का अधिकार 30 में है। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ठीक है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन कर सकता है, ठीक है, वो 31 में, लेकिन 31 केवल में। कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। 32 में क्या है? संवैधानिक अधिकारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैंने क्या बोला था? मूल रूप से मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 13 से लेके 32 तक, 31 ठीक है। तक। 34 में क्या है? 34 में मार्शल, 34 में क्या है? 34 में मार्शल लॉ है, ठीक है। 33 में क्या है? 33 में मतलब कुछ लोगों का मूल अधिकार से वंचित किया जा सकता है। बीएसएफ का अधिकार, बीएसएफ का अधिकारी जो है, अब जाके वो स्ट्राइक कर दे तो पता चलेगा पाकिस्तान भारत में प्रवेश कर गया, तो उनको स्ट्राइक करना, उनको फ्री स्पीच करना, ये सब देने का, तो कुछ लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित करेंगे 33 में। 34 में लगाएंगे मार्शल लॉ। अब 35 में क्या है? संसदीय विधि के द्वारा ही मतलब मौलिक अधिकार वगैरह का नियम वगैरह बनाया जा सकता है, किसी मौलिक अधिकार को शामिल किया जा सकता है, किसी मौलिक अधिकार को पावर को कम कर सकते, बढ़ा सकते। ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। किसमें मिलेगा? तो 35 में। तो 33, 34, 35 याद रखिएगा, ठीक है। प्रसिद्ध आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन पूछे जाने की परंपरा इसकी अब बन सकती है, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से मैंने आपका पूरा फंडामेंटल राइट करवा दिया, ठीक है, समझ गया ना। तो पूरा का पूरा आपका फंडामेंटल राइट जो था हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डीपीएसपी। जी सर। मतलब इतना